आपने हमारे वादे पे एतबार किया, हम वापस आ गए। पाकिस्तान टेलीविज़न की सालगिरह का ओकेजन था और सालगिरह के मौके पर खुसूसी शोज़ किए जाते हैं, तो एक खुसूसी शो तरतीब दिया गया, 5-6 घंटे का था वो, और उसमें जितने भी अहम टेलीविज़न के और फिल्मों के अदाकार थे एज सेलिब्रिटीज़ उनको इनवाइट किया गया, कुछ अदीब भी आए। तो मेरे साथ मेरा ख्याल समीना पीरज़ादा मेरा साथ दे रही थी। तो शो आगे बढ़ता गया, हम मुख्तलिफ प्रोमिनेंट लोगों को जो मुझे नज़र आते उनको बुला के स्टेज पे थोड़ी सी गुफ्तगू करते, उसके बाद सालगिरह के हवाले से, टेलीविज़न के पास्ट के हवाले से, कुछ ड्रामों के हवाले से गुफ्तगू करते। तो मेरा ख्याल है कि शो को 2-3 घंटे हो चुके थे, तो कंटिन्यूस था, चल रहा था। तो फ़र्रख बशीर प्रोड्यूसर थे इसके। तो फ़र्रख का मुझे ऊपर से पैगाम आया कि देखें आपके सामने एक खातून बैठी हुई हैं और उनको जल्दी स्टेज पे बुला रहे हैं, वो पिछले 3 घंटे से मुंतज़िर हैं। तो मैंने सामने देखा तो मुझे कोई शनासा शक्ल ऐसी नज़र ना आई जिसको मैं पहचान सकता। तो मैंने कहा फ़र्रख कौन है? उसका ख्याल था कि मैं पहचान गया। तो वो कहने लगी कि मैडम नगमा है। अच्छा, मैडम नगमा वहाँ पे बैठी हुई है। मेरा ख्याल ब्लैक साड़ी थी, अब एज भी उनके ऊपर असरअंदाज हो चुकी थी और मैं उनको पहचान ना पाया और मुझे शदीद शर्मिंदगी हुई, क्योंकि नगमा का भी एक बड़ी हीरोइन थी, जिस तरह बाकी थी, आसिया थी, बाकी शीरीं भी थी एक ज़माने में, फिर दोस्त तो थी, तो नगमा भी बहुत प्रोमिनेंट पंजाबी हीरोइंस में थी। और मुझे याद है कि एक मरतबा अनारकली में कोई शॉपिंग के सिलसिले में जाना हुआ, तो पूरी अनारकली में ना सरासीनगी सी फैल गई, लोग इधर उधर देख रहे हैं। हमने कहा क्या हुआ? कि जी मैडम नगमा जो हैं वो बुर्का पहन के आई हुई हैं, लोगों ने उनको पहचान लिया। पहचान का ये हाल था। और उनका गाना जो था सुन में बुलौरी अखवालिया, वो तो मतलब एक क्लासिक था और उसकी बहुत सारी तौसीफ भी हुई, उसके ऊपर मज़ीद गाने भी बने। तो यही नगमा, उनको मैंने फिर जाहिर है कि बुलाया, उनसे माज़रत की कि मैंने उन्हें पहचाना नहीं। एक चीज़ मैंने ज़िंदगी में एक बहुत सारी चीज़ें आप नोट करते हैं, महसूस करते हैं कि मैं एक मेरे दोस्त थे खालिद भट्ट, बहुत बड़े सर्जन थे न्यूयॉर्क में। तो जब मैं उनको कोई तकरीबन 50 वर्ष के बाद मिला तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, क्योंकि टीवी वगैरह पे। तो मुझे कहने लगे कि मैंने तो आपको पहचान लिया, आपने मुझे कैसे पहचाना? मैंने कहा खालिद आपकी वही मुस्कुराहट है शर्मीली सी जो बचपन में थी। चुनाचे इंसान चेंज हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट का एलिमेंट उसी तरह रहता है। इसी तरह जब नगमा मुस्कुराई हैं तो उनकी तमाम फिल्में मुझे याद आने लगी, उनके तमाम चेहरे, उनकी खूबसूरती, उनके रक्स के अंदाज़। और उसके बाद मैंने 10 मिनट उनके साथ गुफ्तगू की और जब शो ख़त्म हुआ तो वो जा रही थी तो किसी शख्स ने उनके पास जाके ऑटोग्राफ के लिए नहीं कहा और वो बिल्कुल खामोशी से रुखसत हो गई। इस दास्तान गो के पास शोहरत के बहुत सारे किस्से हैं और इतना हमारे पास वक्त नहीं कि सबको बयान किया जाए। ना हम एल्विस प्रेस्ले की बात कर सकते हैं, ना माइकल जैक्सन की, ना और जो भी बहुत ही फेमस लोग हुए और बाद में उनकी शोहरत कम हुई या वो शोहरत के कैदी हो गए। क्योंकि शोहरत का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान तन्हा रह जाता, क्योंकि वो जा नहीं सकता कहीं, दोस्तों से नहीं मिल सकता, महफिलों में नहीं जा सकता और वो तन्हाई का शिकार हो जाता है। तो इसलिए मैं अपने आप को महदूद रखूँगा पाकिस्तान से और फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादातर। तो आपको याद होगा कि अलाउद्दीन कितने बड़े एक्टर थे, उनको अवामी अदाकार कहा जाता था। और करतार सिंह में तो उनका किरदार ऐसा था कि जैसा कि पहले भी मैंने अर्ज़ किया एक प्रोग्राम में कि ईस्ट पंजाब के सिख जो थे वो ये मानने से इनकारी थे कि ये शख्स सिख नहीं है। इतनी कमाल की अदाकारी की। उसके बाद बदनाम उनकी फिल्म कहाँ से आए हैं ये झुमके, अभी तक किसने दिए हैं ये झुमके, यानी अभी तक याद हैं। ये उनकी अदायगी थी जिसकी वजह से। और मेला उन्होंने इंडिया में की, फिर फन्ने खां की, और पाकिस्तान की मैं समझता हूँ जो अव्वलीन आर्ट फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त आज तक मुझे याद है, ससुराल,
उसमें अलाउद्दीन ने एक बाजे वाले का रोल अदा किया था, जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। तो अलाउद्दीन टॉप पर थे और बहुत बड़ी कोठी उन्होंने बनाई फिरदौस मार्केट के पास, फिरदौस की भी वहीं थी। इन्होंने बहुत बड़ा एक बंगला बनाया और बहुत पैसा खर्च किया और वहाँ डेली महफिलें जमती थी और खुर्दोनोश के सिलसिले होते थे और बड़े वो बैठ के जिस तरह बादशाह बैठता है और जाहिर है कि एक्टर बैठता है तो वो अपनी तारीफ़ें चाहता है, तो लोग तारीफ़ भी करते थे। ऐसे लोग जमा हो जाते हैं जो खाने पीने के लिए ये सिर्फ एक्टरों के गिर्द नहीं होते, पॉलिटिशियंस के गिर्द भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के गिर्द भी होते हैं। तो उस्ताद दामन के साथ उनकी बहुत दोस्ती थी। तो दामन ने, बल्कि दामन उनको अपना बेटा कहते थे, तो दामन ने एक दफ़ा कहा उनको कि लावे, उनको प्यार से लावा कहते, लावे ये सब कुछ रहना नहीं है, एहतियात करो, को कल की फिक्र करो। तो अलाउद्दीन ने कहा क्यों नहीं रहना, ये जब तक फिल्म इंडस्ट्री है राज मेरा रहेगा, जब इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी फिर मैं कैसे मतलब एहतियात करूं। चुनांचे उसी तरह बेदर्दी से खर्च करते रहे और बेरा आखिर उनकी वो कोठी बिक गई, बाकी जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो गई। फिल्मों में किरदार जो थे मिलने वो बंद हो गए। कुछ सदाबहार तो कोई नहीं होता कि भाई कभी ना कभी तो खिज़ां आती। और अगेन फिल्म इंडस्ट्री भी जो है ये भी बहुत बेवफा चीज़ है कि जो नया बंदा आया हिट हुआ तो बाकियों को भूल गए। तो वो उन पे वो दिन आए कि जब मुश्किल से मुलाकात होती थी तो शबाब किरानवी ने उनको अपने दफ्तर में एक छोटी सी मुलाजमत पर रख लिया और आखिरी उनके अयाम बिल्कुल गुमनामी में गुज़रे और पछतावे में गुज़रे। और बाय द वे अलाउद्दीन भी उसी कब्रिस्तान में दफन है जहाँ वहीद मुराद, लेकिन उनकी कब्र पर मैंने आज तक कोई फूल नहीं देखा, लोग उनको याद ही नहीं करते। तो शोहरत की बेवफाई ज़रा आप मुलाहिज़ा करें। एक और किस्सा मुझे याद आता है और उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। कैपिटल सिनेमा लाहौर अब तो नहीं है, जहाँ पे ये सारा टकाटेन और ये वो फरोख्त होता है ना, वो इलाका। कैपिटल के सामने ओडियन था जहाँ पे अंग्रेज़ी फिल्में लगती थी और कैपिटल में उन दिनों एक फ़िल्म लगी, उसका नाम था मलंगी। मलंगी अपने ज़माने की बहुत सुपरहिट फिल्म थी और उसमें अकमल हीरो थे और उसमें विलन का किरदार अदा किया था मज़र शाह। मज़र शाह जो थे बहुत ज़बरदस्त विलन, बड़ी पाटदार गरजदार आवाज़। कहा जाता है कि भाई थानेदार से कहीं तो उनमें रोबदाब भी उसी किस्म का था। तो वो बहुत ज़्यादा कामयाब इसलिए हुए कि उन्होंने फिल्मों में जो बड़क है उसका आगाज़ किया, उसको इंट्रोड्यूस करवाया। बड़क आप यूँ कह लीजिए कि पंजाब के जो पुराना पंजाब था, जब दुश्मन पे हमला करते थे तो ये नहीं है कि छुप के हमला करते थे, उसको ख़बरदार करते थे कि हम आ गए हैं। तो वो बड़क उस मौके पर लगाई जाती थी कि दुश्मन को ख़बरदार करना है कि हम दलेर शेर आ गए हैं। तो मज़र शाह साहब बड़क लगाते थे और ये उनका इम्तियाज़ी निशान बन गया। मैं कैपिटल सिनेमा में मौजूद था, मलंगी देख रहे थे हम, इंटरवल हुआ और ऊपर से एंट्री जो होती है उस ज़माने में 2 रुपये बाहर आने वाली, वहाँ से मज़र शाह दाखिल हुआ और उसने वही लिबास पहना हुआ था जो मलंगी में था और उसी तरह पगड़ी सारा कुछ और 4-5 चेले चांटे साथ। और आके तो उन्होंने दरमियान में खड़े होके सब मुतवज्जो हो गए कि जिसको स्क्रीन पे देख रहे थे ये बनफ्से नफीस मौजूद है। और वहाँ खड़े होके मज़र शाह ने 2-3 बड़कें लगाई और सारा हाल बड़कें लगाने लगा और फिर उसने फातिहाना नज़रों से इधर उधर देखा एंड देन ही लेफ्ट। अब उसके बाद वही हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वो शोहरत कम होनी शुरू हो गई, नए विलन आ गए और मज़र शाह की जिस तरह कहते हैं फिल्मों में मार्केट कम हो गई। चुनाचे वहाँ पे ग्वाल मंडी के करीब रहते थे, कहते थे थड़े पे बैठे रहते थे और जो भी लोग जाते थे उनको अपनी माजी की दास्तानें सुनाते थे और कई लोगों को याद था कि फ़लाँ फिल्म, लेकिन आलमोस्ट उनको फरामोश कर दिया गया।
उस इंसिडेंट के बाद जो मैंने रिलेट किया है, उसके तकरीबन कहते हैं कि 15-16 बरस बाद या 20 बरस बाद जब रिवाइवल हुआ कुछ फिल्मों का, तो मलंगी दोबारा लगी और लगी फिर कैपिटल सिनेमा। अब मदर शाह ने जब सुना कि मलंगी दोबारा लगी है, तो उसका वो पुराना जो थी शोहरत और वो जो हीरो वर्शिप थी और लोगों की मोहब्बत थी, उसके उनको सामने तस्वीरें नज़र आने लगी कि इसको रिवाइव करूं मैं। वो रुमायन होता है ना अपना। चुनांचे कहा जाता है कि वो अंदर गए और उसी तरह गए। इस बार उनके साथ कोई नहीं था, क्योंकि वो तो पीछे ही रह जाते हैं ना सारे। वो तो शोहरत के व्यापारी होते हैं, ख़रीदते हैं और उसके बाद रुखसत हो जाते हैं। तो ये अंदर आए और इन्होंने लिबास भी वो नहीं पहना हुआ था, पैंट और ऊपर को बुशर्ट वगैरह पहनी हुई थी। बूढ़े भी हो चुके थे, शक्ल भी और तरह की हो चुकी थी। इंटरवल में दाखिल हुए और वहाँ खड़े होके उन्होंने बड़कें लगाई 2। लोगों ने मुड़ के देखा कि ये कौन शख्स है। गेट कीपर को किसी ने कहा कि ये कोई बंदा पागल है, अंदर आके लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। चुनांचे मदर शाह को वहाँ से निकाल दिया गया और ये उनका आखिर हुआ। शोहरत किसी का साथ नहीं देती। हो सकता है कारवां सराय में कोई और काफिला उतरा हो, मुसाफिरों का इंतज़ार कर लेते।